जब जर्मन्स ने मई 1940 में फ्रांस और लो कंट्रीज़ को इन्वेड किया, उस समय जर्मनी के पास एलाइज से कम टैंक्स थे। अगर नंबर्स की बात करें तो एलाइज के पास कुल 4,204 टैंक्स थे, जिनमें से 3,254 टैंक्स फ्रांस के थे। जर्मन्स के पास टोटल 2,439 टैंक्स थे, जिनमें से लगभग 1,500 टैंक्स मार्क 1 एंड मार्क 2 मॉडल्स थे, यानी पुराने मॉडल्स थे। उसके ऊपर से फ्रांस के पास जो टैंक्स थे वो जर्मन टैंक से ज़्यादा हैवी और बेटर आर्मर्ड थे। और सेम ही चीज़ फौज की साइज़ में भी थी। फ्रेंच आर्मी का साइज़ था 55 लाख और जर्मन आर्मी के पास कुल 42 लाख सोल्जर्स थे। पेपर पे देख के ऐसा ही लगता है कि फ्रांस की इस लड़ाई में जीत होनी चाहिए थी, पर एक्चुअली क्या हुआ? मई में अटैक करने के बाद 6 हफ्ते के अंदर जर्मन आर्म फोर्सेस पेरिस को कैप्चर कर चुकी थी और कुछ ही दिनों के बाद हिटलर ने आईफिल टावर के सामने एक टूरिस्ट की तरह फोटो खिंचवाई। ऐसा कैसे हो गया? कहानी शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ट्रेंचेस से। हालांकि इस वॉर में फ्रांस ने जर्मनी को हराया, पर इस जीत को हासिल करने के लिए फ्रांस के सैनिकों ने ट्रेंचेस में बहुत खून बहाया था। एक पूरी जनरेशन के फ्रेंच नौजवान मारे गए, फ्रांस का नॉर्दर्न इंडस्ट्रियल हिस्सा तबाह हो गया और फ्रांस की सारी जनता के मन में ये वॉर एक गहरा सदमा बन गया। और ऐसा क्यों ना हो, फ्रांस में जितनी भी फैमिलीज थी उस समय, उनमें से हर 5 फैमिलीज में एक फैमिली ऐसी थी जिसके घर का कोई ना कोई इंसान या वॉर में घायल हुआ था या मारा गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से फ्रांस की मिलिट्री प्लानर्स ने यह लेसन लिया कि अगर आपके पास मॉडर्न फायर पावर है तो आपका स्ट्रॉन्ग डिफेंस किसी भी पावरफुल अटैक को झेल सकता है। उनकी फिलॉसफी हो गई थी कि वॉर में सर्वाइव करने का तरीका यह है कि स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स बनाओ, उनके पीछे गन्स रखो। जब अटैक आएगा तो ये डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स और गन्स अटैकर्स को धीरे धीरे इतना कमज़ोर कर देंगे कि अटैकर खुद ही हताश होकर अपने अटैक को रोक देगा और हार जाएगा। मिलिट्री डॉक्ट्रिन ऐसी बन गई थी कि वॉर में सब कुछ स्लो, डेलिबरेट, पहले से प्लान्ड और ऊपर से टाइटली कंट्रोल्ड होना चाहिए। इस सोच का सबसे बेहतरीन फिजिकल मैनिफेस्टेशन, फिजिकल एग्जाम्पल था द फेमस मैजिनो लाइन। फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पे फोर्टिफिकेशंस की एक चेन। आज भी कई बार कमेंट्स में मुझसे लोग पूछते हैं ये बात कि क्या मैजिनो लाइन एक प्रॉपर लाइन थी, एक बड़ी दीवार थी? ऐसा नहीं था। मैजिनो लाइन एक स्ट्रिंग ऑफ फोर्टिफिकेशंस थे, जहाँ पे कहीं कहीं पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी और कहीं कहीं पे ये लाइन सिर्फ इतनी थी कि वहाँ पे कुछ बंकर्स बने हुए। कहीं कहीं पे ये लाइन इतनी ज़्यादा एलैबोरेट थी कि ग्राउंड के ऊपर जो दीवारें थी, जो स्ट्रक्चर्स थे वो तो थे ही, पर ग्राउंड के नीचे पूरे पूरे शहर बने हुए थे। एक रेलवे नेटवर्क था, हॉस्पिटल्स थे, एंटरटेनमेंट सेंटर्स थे, सब कुछ अंडरग्राउंड। इस तरह से इस लाइन को बनाया गया था कि अगर कोई बड़ा जर्मनी की तरफ से अटैक आता है तो ये डिफेंसिव लाइन बहुत महीनों तक, इनफैक्ट सालों तक डिफेंस का काम कर सकती है। पर जिस बात के लिए मैजिनो लाइन फेमस है, या मुझे कहना चाहिए कि इनफेमस है, वो ये है कि मैजिनो लाइन पूरी तरह फेल हुई। ये कहना एक्चुअली सही नहीं होगा। जिस पर्पस के लिए मैजिनो लाइन को बनाया गया था, उस पर्पस को किसी हद तक तो उसने सॉल्व किया। इस लाइन ने फ्रांस के वाइटल इंडस्ट्रियल रीजन, जहाँ पे फ्रांस का 75% कोल और 95% आयरन के ओर्स थे और लगभग सारी हैवी इंडस्ट्री थी, उस एरिया को प्रोटेक्ट किया। समस्या ये थी कि ये लाइन उस माइंडसेट को रिप्रेजेंट करती थी जो उस समय के फ्रांस की मिलिट्री और फ्रांस की जनता के मन में आ गया था कि मैजिनो लाइन जर्मन अटैक को रोकने में कामयाब हो जाएगी, वो लाइन ही हमारे डिफेंस का सबसे बड़ा प्रतीक है। पर ऐसा हुआ नहीं और उसका कारण ये था कि जिस थिंकिंग, जिस सोच के साथ इस लाइन को बनाया गया था, जर्मन्स उससे बिल्कुल अलग तरीके का अटैक प्लान कर रहे थे। पर फिर भी फ्रेंच मिलिट्री में कुछ ऐसे ऑफिसर्स, कुछ ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि अगला जर्मन अटैक एक नए तरीके का अटैक होगा, पर उनके आइडियाज़ को इम्प्रैक्टिकल कह के रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे ही आइडियाज़ थे एक लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स डे गॉल के, पर उनके आइडियाज़ को भी डिफेंसिव और ट्रेडिशनली माइंडेड फ्रेंच मिलिट्री हाई कमांड ने रिजेक्ट कर दिया और उनको शांत करने के लिए उनके प्रमोशंस को भी स्लो कर दिया गया, ताकि उनको देख के कुछ और ऐसे अफसर ना आ जाएं जो उस तरह के एग्रेसिव आइडियाज़ की बात करने लगे। ये अलग बात है कि यही लेफ्टिनेंट कर्नल डिगॉल आगे जाके फ्रांस की मिलिट्री के सबसे बड़े अफसर और बाद में फ्रांस के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। हाई कमांड टैंक्स के मासिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे।
वो टैंक्स को बस इन्फेंट्री के सपोर्ट के रोल्स में ही देखते थे। इसीलिए फ्रांस के आर्मर्ड बटालियंस में 45 से 60 टैंक्स थे और ये टैंक्स इन्फेंट्री के सपोर्टिंग रोल में अलग अलग जगह बांट दिए गए थे। जर्मन्स ने इसका बिल्कुल उल्टा किया। हालांकि जर्मन्स के पैंजर बटालियंस में भी 50 से 80 टैंक्स ही थे, पर उन्होंने इन बटालियंस को पैंजर डिविजन्स के अंदर कंसोलिडेट किया। तो हर पैंजर डिवीजन के अंदर लगभग 200 से 400 टैंक्स होते थे और उसके साथ उनकी अपनी आर्टिलरी और अपनी इन्फेंट्री होती थी। इसकी वजह से एक जर्मन पैंजर डिवीजन एक इंडिपेंडेंट फाइटिंग यूनिट की तरह काम कर सकती थी और ऐसा कोई सिस्टम फ्रेंच मिलिट्री में नहीं था। इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कि दो बॉक्सर्स रिंग में फाइट कर रहे हैं। एक बॉक्सर का पूरा गियर ब्लू कलर का है। उसका ये मानना है कि उसको अपनी पूरी बॉडी में स्ट्रेंथ को डिवाइड करके रखना है ताकि जब सामने से बॉक्सर कोई पंच मारे तो बॉडी का कोई भी हिस्सा उस पंच को एब्जॉर्ब कर ले। ये अप्रोच था फ्रेंच लोगों का। उन्होंने टैंक्स को पूरी बॉडी में पूरी अलग जगह बांट के रखे थे। दूसरी तरफ है रेड बॉक्सर, ये थे जर्मन्स। उनका ये मानना था कि बॉडी के अंदर जितनी भी स्ट्रेंथ है उसको अलग अलग जगह डिवाइड नहीं करना, बल्कि सबको इकट्ठा करके कॉन्सेंट्रेट करके मुट्ठी के अंदर डालना है। फिर ये मुट्ठी मारनी है सामने वाले के किसी वल्नरेबल पार्ट पे। मान लीजिए कि वो ताकतवर मुट्ठी अगर जबड़े पे पड़ गई स्क्वायर तरीके से तो जबड़ा टूट जाएगा और उसकी वजह से सामने वाला फाइटर्स हार सकता है। इस फिलॉसफी की वजह से जर्मन्स का अप्रोच डिफेंसिव बिल्कुल भी नहीं था। अगर जर्मन्स पे कोई अटैक करता तो उनकी बॉडी में क्योंकि अलग अलग जगह अब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं थी तो वो हार जाते, पर उन्होंने सारा जोर लगा दिया था ऑफेंसिव एक्शन में। जर्मनी ने जो 1940 में अटैक किया, उन्होंने सारे टैंक्स की ताकत को एक मुट्ठी बना के एक साथ फ्रांस के एक छोटे से एरिया पे अटैक किया। तो इससे हुआ ये कि जो अलग अलग रीजन्स में फ्रांस की आर्मी ने अपने टैंक्स को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा था उसमें से ज़्यादातर टैंक्स तो लड़ाई में इस्तेमाल ही नहीं हो पाए। यह बात भी बिल्कुल सच है कि फ्रांस के टैंक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मर वाले थे और उनका फायर पावर भी ज़्यादा था। फ्रांस का हैवी शार B1 किसी भी दूसरे टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकता था और जर्मन पैंजर्स के गन्स या दूसरी एंटी टैंक गन्स इस टैंक के आर्मर को पेनिट्रेट नहीं कर पाती थी। फिर फ्रांस का मीडियम सोमुआ S-35 यूरोप में अपनी कैटेगरी का बेस्ट टैंक था। तो आर्मर और फायर पावर की कैटेगरी में फ्रेंच टैंक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, पर इनमें दो ऐसे डिज़ाइन फ्लॉज थे, ऐसी दो कमियां थीं जिन्होंने इन एडवांटेजेस को इनकी कमी में तब्दील कर दिया। पहला फ्लॉ था टरेट ऑपरेशन का। एक टरेट एक रोटेटिंग आर्मर्ड एंक्लोजर होती है जो टैंक के ऊपर लगती है। ये 360 डिग्रीज रोटेट कर सकती है ताकि टैंक बिना अपनी बॉडी को मूव किए किसी भी डायरेक्शन में फायर कर सके। फ्रेंच टैंक्स जैसे हैवी शार B1 और सोमुआ टैंक्स में 1 मैन टैरेट थे। ये एक ऐसा सेटअप था जिसके अंदर कमांडर को एमिंग, गन लोडिंग और फायर करना पड़ता था, पर जर्मन टैंक्स में ऐसा नहीं था। जर्मन मार्क 3 और मार्क 4 टैंक्स में 5 लोगों का क्रू होता था, जिसमें मेन था टैंक कमांडर, उसके अलावा एक गनर, एक लोडर, ड्राइवर और एक रेडियो ऑपरेटर। जर्मन कमांडर का काम था सिर्फ बैटलफील्ड को देखना, थ्रेट्स को स्पॉट करना और डिसीजंस लेना। पर फ्रेंच टैंक कमांडर्स को वो सारी चीज़ें तो करनी ही थी जो जर्मन कमांडर्स कर रहे थे, उसके ऊपर से उनको गन्स को लोड करना था, एम करना था, फायर करना। एग्जाम्पल के लिए आप इमेजिन करिए कि आप अपनी फैमिली के साथ किसी दूसरे शहर में कहीं दूर लंबी ड्राइव पे जा रहे हैं। आप खुद गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, आपके साइड में एक आपका फैमिली मेम्बर बैठा है जो आपको नेविगेशन से रास्ता बता रहा है कि कहाँ पे टर्न करना है, कहाँ ट्रैफिक है, वगैरह वगैरह। पीछे जो लोग बैठे हैं उसमें से एक व्यक्ति को आपने कहा हुआ है कि अगर कोई मैसेज आ रहा है, कोई फ़ोन आ रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड करो, मैसेज को रिप्लाई करो, और आप बिल्कुल फोकस होकर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। दूसरा केस है, सेम फैमिली है आपकी, पर साइड में जो बंदा बैठा है, जो पीछे लोग बैठे हैं, वो आपकी ड्राइविंग में डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहे हैं। आपको मैप खुद देखना है, आपको रोड को खुद स्पॉट करना है, कोई फ़ोन आ रहा है तो रिस्पॉन्ड करना है, आपको मैसेज पे रिस्पॉन्ड करना है, और इस सब के ऊपर से मान लीजिए कि चारों तरफ से आपको हॉर्न बज रहे हैं आपके ऊपर। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि आप ऐसे ही कंडीशंस में एक्चुअली ड्राइव कर लेते हैं, पर आप सोच के देखिए, इन दो कंडीशंस में एक्सीडेंट होने के चांसेस किस केस में ज़्यादा हैं? ऐसी ही सिचुएशन कुछ फ्रेंच और जर्मन टैंक कमांडर्स के बीच में थी। फ्रेंच कमांडर के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसको थ्रेट स्पॉट करने के बाद गन को लोड करना, एम करना, फायर करना, ये सब करना होता था। और ये सब कब? जब उसके ऊपर भी फायर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो रोड पे ड्राइव कर रहा है और बस हॉर्न बज रहे हैं, उसके ऊपर फायर आ रहा है, उस फायर से उसको बचना भी है। तो अल्टीमेटली बहुत स्ट्रेसफुल काम था जो कि एक अकेले टैंक कमांडर को करना होता था। हालांकि टैंक उसके पास ज़्यादा अच्छा है,
पर क्योंकि इतनी सारी चीज़ें वो खुद कर रहा है जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी कुछ कम होती है। उनकी अगली कमी थी रेडियो। फ्रेंच सोल्जर्स, उनके टैंक कमांडर्स रेडियो पे सिर्फ तभी भरोसा करते थे जब उनके पास कोई और तरीका नहीं था कम्युनिकेट करने का। और इसका कारण ये था कि उनकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन डिफेंसिव थी और जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत रेगुलेटेड, टाइटली स्ट्रक्चर्ड थी, सारे ऑर्डर्स ऊपर से आने थे। तो इस स्लो मूविंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपको फास्ट कम्युनिकेशन की जरूरत ही नहीं थी। इसीलिए फ्रेंच टैंक कमांडर्स फील्ड टेलीफोन्स और कुरियर्स का इस्तेमाल करते थे कम्युनिकेट करने के लिए। पर दूसरी तरफ जर्मन टैंक्स के अंदर रेडियो इक्विपमेंट था जिसको वो धड़ल्ले से इस्तेमाल करते थे। उनका एक 3C का सिस्टम था, कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस। इसी सिस्टम की वजह से टैंक कमांडर्स टैंक के अंदर से रेडियोस के जरिए बाकी टैंक्स के साथ कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट करते थे, आर्टिलरी स्ट्राइक बुलाते थे और यहाँ तक कि एयर सपोर्ट भी वो टैंक के अंदर से ही बुला लेते थे। और ये सब कुछ वो ऑन द मूव कर पाते थे, यानी ये सारे कम्युनिकेशन करने के लिए, मैसेज भेजने के लिए उनको रुकना नहीं पड़ता था। उनका टैंक लगातार चल रहा है और साथ साथ में वो आर्टिलरी स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक बुला रहे हैं। इसके वजह से एज ए यूनिट जर्मन पैंजर बटालियंस ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा तेज मूव कर पाते थे। तो एक साइड पे है आपके पास फ्रेंच टैंक्स जो कि इंडिविजुअली ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा उनके पास बेहतर आर्मर है, पर जब वो फील्ड पे मूव कर रहे हैं तो वो बहरे हैं, अंधे हैं और उनका जो कमांडर है उसको थ्रेट डिटेक्शन, एमिंग, लोडिंग, फायरिंग सब कुछ खुद करनी है, वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड है। दूसरी साइड पे है आपके पास जर्मन टैंक्स जो कि इंडिविजुअली उनकी फायर पावर या उनका आर्मर उतना स्ट्रांग नहीं जितना फ्रेंच लोगों का है, पर जब वो फील्ड पे मूव करते हैं तो वो देख पाते हैं, सुन पाते हैं और बेहतर तरीके से फाइट कर पाते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। उस समय फ्रांस के कमांडर इन चीफ थे जनरल मॉरिस गैमलिन। जनरल गैमलिन का प्लान डी या इसको डायल प्लान भी कहते हैं, ये एज्यूम करता था कि जर्मन्स फिर से वैसा ही हमला करेंगे जैसा उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया था, यानी बेल्जियम के थ्रू एक व्हीलिंग अटैक। तो फ्रेंच जनरल का प्लान ये था कि अगर जर्मन्स वहाँ से हमला करते हैं जैसे पहली बार हमला किया था, तो उस हमले को रोकने के लिए फ्रांस की सबसे ज़्यादा मोबाइल फोर्सेस को उन्होंने उस डायरेक्शन में भेज दिया था और प्लान ये था कि डाइल नदी पे वो जर्मन अटैक को रोक लेंगी, उस अटैक को जो इन जनरल को लग रहा था कि उस तरफ से आएगा। ये प्लान ऑलरेडी एक अजम्पशन पे काम कर रहा था, फिर जनरल गैमलिन ने इसको और ख़राब कर दिया। 1940 के सर्दी के महीनों में जनरल ने इस प्लान में एक ब्रेडा वेरिएंट ऐड कर दिया। ओरिजिनल प्लान ऐसा था कि फ्रेंच सोल्जर्स डाइल नदी से लग के एक मजबूत डिफेंसिव लाइन बनाएंगे जो एंटवर्प से लेकर नामोर तक जाएगी। पर इस नए ब्रेडा वेरिएंट में जनरल गैमलिन ने यह फैसला कर दिया कि अब डिफेंसिव लाइन बस डाइल रिवर से लग के नहीं बल्कि और आगे होगी। जब जर्मन अटैक आएगा तो फ्रांस की उस समय की सबसे तेज चलने वाली आर्मी, 7th आर्मी, पूरा पोलैंड क्रॉस करके सदर्न नेदरलैंड्स में घुस जाएंगे और वहां जाके जर्मन्स को रोकेंगे। समस्या ये थी कि उस समय फ्रांस के ईस्टर्न फ्रंट पे जो आर्मीज थी उसमें से सिर्फ 7th आर्मी ही इकलौती ऐसी आर्मी थी जो जर्मन अटैक को झेल सकती थी और इसी 7th आर्मी को लेके जर्मन प्लानर्स भी बहुत नर्वस थे। पर जनरल गैमलिन ने खुद स्ट्रैटेजी ही ऐसी बना दी कि अब ये आर्मी जर्मन्स के मेन अटैक से बहुत दूर होने वाली थी, एक ऐसी जगह पे जहां से जनरल को लग रहा था कि जर्मन्स एक्चुअली अटैक करेंगे। फ्रेंच डिफेंसिव प्लान में सबसे बड़ा होल था आर्डेन फॉरेस्ट, एक जंगल जिसके थ्रू एक मॉडर्न आर्मी के लिए गुजरना बहुत मुश्किल था, इम्पॉसिबल नहीं था, बहुत मुश्किल। जनरल गैमे कॉन्फिडेंट थे कि इस जंगल से कोई मेजर अटैक नहीं आ सकता और अगर कोई जर्मन टुकड़ी यहाँ से आती भी है तो उसको जंगल क्रॉस करने में 5 से 10 दिन लगेंगे। जंगल क्रॉस करने के बाद आगे म्यूज नदी थी, उस नदी को क्रॉस करने के लिए 1 हफ्ता और लगेगा। तो कुल मिला के अगर आर्डेन फॉरेस्ट से कोई जर्मन अटैक आता है तो फ्रेंच जनरल को लग रहा था कि उस अटैक को फ्रांस के अंदर घुसने में 15 से 20 दिन लग जाएंगे। तो कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर ओपिनियन, ऐसा नहीं था कि फ्रेंच जनरल्स को लग रहा था कि आर्डेन फॉरेस्ट से अटैक आ ही नहीं सकता था। अटैक आ सकता था, पर उनको ऐसा लग रहा था कि अटैक उसी रास्ते से आएगा, बेल्जियम के रास्ते से, जहां से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अटैक आया था। और कमाल की बात क्या पता है, जो जर्मन्स का एक्चुअल ओरिजिनल अटैक प्लान था 1940 का, वो कुछ वैसा ही था जैसा फ्रेंच लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था। जो जर्मन्स का ओरिजिनल अटैक प्लान था, ये एक लिमिटेड फ्रंटल अटैक था जिसको बनाया था जर्मनी के आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फ्रांस होल्डर ने। ये प्लान वर्ल्ड वॉर 1 के श्लिफन प्लान से कुछ मिलता जुलता था और इस प्लान के मुताबिक जर्मन्स का एडवांस फ्रांस के अंदर धीरे धीरे रुक के होने वाला था। पर हम सब जानते हैं कि ये प्लान अल्टीमेटली यूज नहीं हुआ। जर्मन्स ने जो अटैक प्लान एक्चुअली यूज किया उसको एक दूसरे जर्मन जनरल ने बनाया था जिनका नाम था जनरल एरिक वॉन मैनस्टाइन। ये आर्मी ग्रुप ए के चीफ ऑफ स्टाफ थे
और इनको जनरल हॉल्डर का प्लान पसंद नहीं था। इनको लग रहा था कि जनरल हॉल्डर का प्लान एम्बिशियस नहीं है। जनरल मैनस्टाइन के प्लान ये था कि आर्मी ग्रुप बी को बेल्जियम के रास्ते से फ्रांस की तरफ भेजना चाहिए। जब फ्रेंच देखेंगे कि बेल्जियम से हमला आ रहा है तो उनकी सबसे बेस्ट फोर्स 7th आर्मी ग्रुप बी को रोकने के लिए जाएगी, पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आर्मी ग्रुप बी जर्मन्स का मेन अटैक नहीं होगा। उनका मेन अटैक होगा आर्मी ग्रुप ए। आर्मी ग्रुप ए आर्डेन फॉरेस्ट के थ्रू अंदर घुसेंगे, फिर म्यूज नदी को क्रॉस करेंगे और फिर सीधा आगे बढ़ते हुए डायरेक्टली फ्रांस के नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट तक जाएंगे। ये प्लान बनाने के लिए मैनस्टीन ने जर्मनी के आर्मी के सबसे एक्सपीरियंस टैंक कमांडर से भी राय ली थी। इनका नाम था जनरल हाइंस गुडेरियन। इन दोनों का मानना था कि इनके पैंजर्स 4 दिन के अंदर आर्डेन फॉरेस्ट से गुजरते हुए म्यूज नदी तक पहुंच जाएंगे। जनरल गैमलिन का एक्सपेक्टेशन था कि आर्डेन फॉरेस्ट को क्रॉस करने में 5 से 10 दिन लगेंगे, पर इनका एक्सपेक्टेशन था सिर्फ 4 दिन। जाहिर सी बात है कि यह प्लान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत एम्बिशियस था। जनरल हॉल्डर को यह प्लान पसंद नहीं था और क्योंकि मैनस्टाइन से काफ़ी सीनियर थे जनरल हॉल्डर, तो उन्होंने मैनस्टीन के इस प्लान को रिजेक्ट किया और मैनस्टीन को फ्रांस के इन्वेजन की प्लानिंग से दूर कर दिया। और अब मैनस्टाइन का यह प्लान कहीं फाइल में पड़ा होकर धूल खा रहा था। पर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हिटलर के अपने ग्रुप के अंदर उनके एक एडजुटेंट थे, उनके एक टीम मेंबर थे, उनको ये प्लान मिल गया और उनको ये प्लान इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर्स, यहाँ तक कि जनरल हॉल्डर भी जो उनसे सीनियर थे, उनको नहीं बताया, आर्मी के हाई कमांड को नहीं बताया। वो डायरेक्टली गए हिटलर के पास और कहा कि एक ऐसा एम्बिशियस प्लान है। और फरवरी के महीने में हिटलर के ब्रेकफास्ट के बाद उन्होंने हिटलर और मैनस्टाइन की एक मीटिंग अरेंज कराई। फिर हिटलर से मिलकर मैनस्टाइन ने पूरा प्लान एक्सप्लेन किया और हिटलर को ये प्लान पसंद आया। इस तरह से सिर्फ इत्तेफाक की वजह से मैनस्टाइन का एक प्लान जो कि उनके अपने अफसर रिजेक्ट कर चुके थे, हिटलर ने उस प्लान को ओके किया। इस प्लान को टेस्ट करने के लिए आर्मी ग्रुप ए ने ग्राउंड पे एक एक्सरसाइज की और उन एक्सरसाइज और वॉर गेम्स के नतीजों से ये कंफर्म हो गया कि एक्चुअली ये ऑपरेशन इस तरह किया जा सकता है। तो हिटलर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये प्लान ज़्यादा फ्रंट पे आया, पर अभी भी जो मेन इन्वेजन प्लान था वो जनरल हॉल्डर का ही था और उसी प्लान के हिसाब से सारा प्लानिंग आगे चल रहा था। परंतु एक बार फिर से एक ऐसी घटना हुई जिसको आप इत्तेफाक से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। जनवरी 1940 में एक जर्मन प्लेन बेल्जियम के अंदर क्रैश हो गया। इस प्लेन के अंदर एक जर्मन ऑफिसर था जिसके पास ओरिजिनल अटैक प्लान्स थे फ्रांस के अंदर जाने के। तो जब बेल्जियम में प्लेन क्रैश हुआ, पायलट को और उसके इन्वेजन प्लान्स को कैप्चर कर लिया गया। अब जर्मन आर्मी का हाई कमांड परेशान कि उनके इन्वेजन प्लान्स अगर फ्रेंच लोगों तक पहुंच गए तो ये इन्वेजन करने का, इस तरह से करने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि ये सारा प्लान उनको ऑलरेडी पता चल गया होगा। इस चीज़ के वजह से अब जर्मन हाई कमांड ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देखने लगे कि और किस तरह से फ्रांस को इन्वेड किया जा सकता है। और यहाँ पहुँच के एक बार फिर से जनरल मैनस्टाइन का प्लान सामने आया और फाइनली डिसाइड हो गया कि मैनस्टाइन के प्लान से ही फ्रांस का इन्वेजन होगा। पर फिर भी सब बहुत नर्वस थे क्योंकि ये प्लान बहुत ज़्यादा रिस्की था। आर्डेन फॉरेस्ट में रोड्स नहीं थे तो वहाँ से मल्टीपल पैंजर बटालियंस को क्रॉस करना बहुत चैलेंजिंग था। क्या सच में 4 दिन के अंदर वो क्रॉस कर लेंगे? अगर वहाँ फ्रेंच रेजिस्टेंस हुआ तो क्या होगा? अगर फ्रेंच एयरक्राफ्ट ने आर्डेन फॉरेस्ट से आते हुए टैंक्स को देख लिया तो? और अगर फ्रेंच एयरक्राफ्ट ने ऊपर से बॉम्ब गिराना शुरू कर दिया तो आर्डेन फॉरेस्ट के अंदर सर्वनाश हो जाएगा जर्मन पैंजर बटालियंस का। तो सब लोग बहुत चिंतित थे कि ये एक्चुअली हो सकता है कि नहीं, ये सिर्फ एक गैम्बल था कि करके देखते हैं। और अल्टीमेटली 10 मई 1940 को यह प्लान शुरू हुआ। प्लान के मुताबिक जर्मन अटैक 3 प्रॉन्ग्स में होने वाला था। सबसे ऊपर से आने वाला था आर्मी ग्रुप बी जो बेल्जियम के रास्ते से फ्रांस के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। फिर था आर्मी ग्रुप ए जो कि मेन इनकी अटैक फोर्स थी और उसके नीचे था आर्मी ग्रुप सी जो कि मैजिनो लाइन के एरिया से गुजरने वाला था। 10 मई को आर्मी ग्रुप बी यानी डिकॉय फोर्स बेल्जियम के अंदर घुसे। जर्मन पैराट्रूपर्स की एक छोटी फोर्स बेल्जियम के सबसे पावरफुल फोर्ट एबेन इमेल पे लैंड करने लगी। जब आप ग्लाइडर से लैंड करते हैं तो आपको लैंडिंग करने के लिए एक स्मूथ क्लियर ज़मीन चाहिए होती है और ये ज़मीन को कहाँ पे मिली? सीधे उस फोर्ट के छत के ऊपर। छत के ऊपर उन्होंने लैंड किया था क्योंकि जो बेल्जियम के फौजी उस फोर्ट को गार्ड कर रहे थे उन्होंने फुटबॉल खेलने के लिए किले की छत को पूरी तरह प्लेन करके रखा था और वहाँ पे घास लगा के रखी थी।
इसके वजह से जर्मन पैराट्रूपर्स को लैंड करने के लिए कहीं और जाना ही नहीं पड़ा, वो डायरेक्टली किले के ऊपर ही लैंड कर रहे थे। और साथ में जो जर्मन फोर्सेस यहाँ पे लैंड की थी उसमें कुछ इंजीनियर्स भी थे, कुल मिला के 70 से 85 इंजीनियर्स के बीच में। और उनके पास एक स्पेशल तरह का वेपन था जिसको शेप्ड चार्ज कहते थे। ये वेपन जर्मन्स ने एक बिल्कुल खास नया बनाया था और इसकी स्ट्रेंथ ये थी कि ये कंक्रीट और स्टील के स्ट्रक्चर्स को बहुत इजीली तबाह कर देते हैं। फ्रेंच कमांडर्स को ये एक्सपेक्टेशन था कि इस किले पे हमला होगा, पर उनका एक्सपेक्टेशन ये था कि इस किले को जर्मन हाथों में पहुंचने के लिए 4 से 5 दिन लगेंगे, 4-5 दिन वहाँ पे लड़ाई चलेगी और उतने टाइम में फ्रेंच डिफेंडर्स वहाँ पहुँच जाएंगे जर्मन आर्मी का सामना करने के लिए। पर क्योंकि ये पैराट्रूपर्स की लैंडिंग इतनी कामयाब हुई कि सिर्फ लगभग 1 दिन के अंदर जर्मन्स ने इस किले को कैप्चर कर लिया। यहाँ पे जो लड़ाई हुई उसको बैटल ऑफ फोर्ट इबन इमोल कहते हैं और ये आज तक के सबसे डेयरिंग और सक्सेसफुल एयरबॉर्न ऑपरेशंस में से गिना जाता है। जब फ्रेंच कमांडर्स को 10 मई को पता चला कि जर्मनी का अटैक शुरू हो गया है, तो प्लान के मुताबिक फ्रेंच 7th आर्मी तेजी से उस तरफ बढ़ने लगी। इसका मतलब वो अनजाने में उसी झांसे में फंस रहे थे जो जर्मन्स ने उनके लिए बनाया था, क्योंकि जर्मनी का रियल अटैक तो आर्मी ग्रुप ए कर रहा था, जो कि बेल्जियम के रास्ते से नहीं बल्कि उसके साउथ से आ रहा था, आर्डेन फॉरेस्ट के थ्रू। पर जर्मन पैंजर्स का भी आर्डेन फॉरेस्ट के थ्रू रास्ता इतना आसान नहीं था। पैंजर डिविजन्स फॉरेस्ट के पतले रास्तों में बहुत स्लो डाउन हो गए, जिसके वजह से टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स का एक लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। इस जैम की वजह से जर्मन पैंजर्स इतने पास आके रुक गए थे कि अगर फ्रेंच हवाई हमला करते तो ये जर्मन आर्मी ग्रुप ए का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होता। अचरज की बात यह है कि कुछ फ्रेंच प्लेन्स ने इस फॉरेस्ट के ऊपर से उड़ते हुए देखा कि यहाँ पे जैम लगा हुआ है और उन्होंने आके अपने सुपीरियर ऑफिसर्स को बताया कि वहाँ पे बहुत सारे पैंजर्स नज़र आ रहे हैं, शायद से वहाँ से एक बड़ा अटैक आने वाला है। पर ये सारा इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी फ्रेंच कमांडर्स ने इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। 10 मई से लेके 12 मई तक लगभग 72 आवर्स तक जर्मन पैंजर्स आर्डेन फॉरेस्ट के अंदर थे, वहाँ ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। पर इस इंटेलिजेंस के ऊपर फ्रेंच प्लेन्स ने, फ्रेंच हाई कमांड ने कोई एक्शन नहीं लिया और फिर इसके बाद सारे पैंजर्स धीरे धीरे आर्डेन फॉरेस्ट से बाहर निकलने लगे। अब बाहर निकलने के बाद उनके सामने म्यूज नदी थी और नदी के किनारे पे सेडान नाम की एक जगह थी और ये वो जगह है जहाँ पे फ्रेंच रेजिस्टेंस, फ्रेंच डिफेंस पूरी तरह कोलैप्स कर गया। हुआ ऐसा था कि इस रीजन में फ्रेंच आर्मी की जो टुकड़ी तैनात थी वो 55th इन्फेंट्री डिवीजन थी। अब इसमें समस्या ये थी कि इसके ट्रूप्स रिलेटिवली सेकेंड रेट थे, उसके ऊपर से लगभग 25% इस फोर्स का हिस्सा छुट्टी मनाने के लिए घर पे गया हुआ था। ये काम चला भी लेते, पर एक बार फिर से जर्मन्स की वो चीज़ सामने आ गई जिसने पूरे कैंपेन में उनकी मदद की थी और वो था उनका फ्लेक्सिबल कमांड स्ट्रक्चर। तो उस समय उनकी डॉक्ट्रिन ये थी कि सीनियर लीडरशिप से आपको एक ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है ये आपके ऊपर है। इसी वजह से आर्डेन फॉरेस्ट से निकलने के बाद जो टैंक कमांडर्स आगे निकल गए थे उन्होंने पूरी फोर्स का इकट्ठा होने का वेट नहीं किया, उन्होंने सीधे लुफ्टवाफे की स्ट्राइक बुलाई, यानी जर्मन एयरफोर्स। और फिर 13 मई को जर्मन एयरफोर्स ने अभी तक के पूरे कैंपेन के सबसे ज़्यादा एयरप्लेन्स एक साथ इकट्ठा किए, 1000 से ज़्यादा एयरप्लेन्स, और इन्होंने अब म्यूज नदी के पार बॉम्बार्डमेंट करना शुरू किया। ये इतना इंटेंस बॉम्बार्डमेंट था, 8 घंटे तक ये लगातार बॉम्ब गिरा रहे थे। और जो प्लेन इसमें सबसे ज़्यादा कुख्यात हुआ, जो जर्मन प्लेन, वो था जंकर जू 85 स्टूका डाइव बॉम्बर। इस बॉम्बर की फ़ोटो आपने ज़रूर देखी होगी, डॉक्यूमेंट्रीज़ में इसके क्लिप्स देखे होंगे। जब ये एयरप्लेन बॉम्ब्स गिराने के लिए नीचे डाइव करता था तो उसमें एक सायरन लगा था। उस सायरन की ऐसी आवाज़ आती थी कि लोग उस आवाज़ से दहशत खाने लगे। और इस बॉम्बर ने बहुत डैमेज किया, बहुत बॉम्ब्स गिराए। और लुफ्टवाफे का ये बॉम्बार्डमेंट रोलिंग बॉम्बार्डमेंट था, मतलब वो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे बॉम्बिंग करने के बाद आगे बढ़ के फिर आगे बॉम्बिंग कर रहे थे। फ्रेंच डिफेंसेस को इसने उतना डिस्ट्रॉय नहीं किया, तो फ्रेंच डिफेंसेस मोर और लेस अभी इंटैक्ट थे। पर जिस चीज़ पे इसने सबसे गहरा इम्पैक्ट किया वो था फ्रेंच मोराल, फ्रेंच सोल्जर्स की लड़ने की शक्ति। तो 13 मई की सुबह 7 बजे बॉम्बिंग शुरू हुई थी, 8 घंटे तक बॉम्बिंग चली, 3 बजे तक। फिर 4 PM पे एक फ्रेंच आर्टिलरी ऑफिसर ने रिपोर्ट किया कि दूर उनको एक पैंजर उनकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये रिपोर्ट जब उनके अपने यूनिट में फैली तो वहाँ पे पैनिक फैल गया
लोग घबराने लगे कि अरे जर्मन इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आ गए। सबसे ज़्यादा विडंबना की बात यह है कि ये रिपोर्ट गलत थी। उस आर्टिलरी ऑफिसर ने कोई पैंजर्स नहीं देखे थे, वो सिर्फ उसका वहम था, क्योंकि जब वो रिपोर्ट कर रहा था कि पैंजर्स नजर आ रहे हैं, उस समय तक म्यूज नदी को क्रॉस करके उस रेंज में एक भी जर्मन पैंजर नहीं था। पर उसकी इस रिपोर्ट की वजह से उस पूरे एरिया के फौजी इतने डरने लगे कि अपनी पोस्ट छोड़ के भागने लगे। और इनके भागने की वजह से ऐसा स्टैम्पीड क्रिएट हो गया कि सोल्जर्स बिना अपना सामान लिए, बिना अपने इक्विपमेंट लिए, वेपन्स लिए, ऐसे ही भाग रहे थे। और ऐसा भागे कि लगभग कुछ कुछ सोल्जर्स तो 100 किलोमीटर दूर भाग गए थे। इस तरह से सेडान का डिफेंस अब पूरी तरह डिसमेंटल हो चुका था। हालत ये हो गई थी कि जब जर्मन्स ने, उनके टैंक्स ने म्यूज नदी को क्रॉस करना शुरू किया और वो आगे बढ़ने लगे, तो उनको इतना कम रेजिस्टेंस मिल रहा था कि वो खुद हैरान हो रहे थे कि अरे कुछ रेजिस्टेंस क्यों नहीं है यहाँ पे, कोई फाइट बैक क्यों नहीं कर रहा है। फाइट बैक इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि सारे फ्रेंच सोल्जर्स उस एरिया के 55th इन्फेंट्री डिवीजन और 71st ये पूरे भाग गए थे। इस पूरी घटना को द पैनिक ऑफ बुल्सॉन कहा जाता है। और ये घटना आप समझ सकते हैं कि फ्रेंच हाई कमांड के लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग थी। और एक फ्रेंच अफसर ने इस बात की जिम्मेदारी लेते हुए खुद सुसाइड भी कर ली थी। पर सेडान में जो हुआ, सारा उनका डिफेंस कोलैप्स हो गया। इसके वजह से आर्मी ग्रुप ए को पूरा ओपन रास्ता मिल गया एक तेज डैश करने के लिए, तेजी से आगे बढ़ने के लिए। और यहां पे आके फ्रेंच कमांड स्ट्रक्चर की जो इनफ्लेक्सिबिलिटी थी, उनका जो रिजिडिटी थी, उसकी कमियां अब यहां नजर आ रही थी। जब जर्मन्स ने नदी को क्रॉस किया और वो आगे भागने लगे, तो इस पूरे कैंपेन में फ्रेंच कमांडर्स बस सिचुएशन पे रिएक्ट कर रहे थे। उन्होंने इनिशिएटिव कभी अपने हाथ में लिया ही नहीं। और उसका कारण सिंपल था, उनका कमांड स्ट्रक्चर बहुत रिजिड था। उनको, उनके अफसर्स को इस बात की परमिशन नहीं थी कि आपको अगर कुछ सही लग रहा है तो अपने हिसाब से कर लो। उनको कुछ भी एक्शन लेना होता था तो ऊपर से अप्रूवल लेना होता था। इसके ऑपोजिट में अगर आप जर्मन कमांडर्स को देखें तो उनका स्ट्रक्चर ऐसा था कि वहाँ पे इनिशिएटिव लेने को और किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने को, अगर आपने ऊपर से ऑर्डर नहीं लिया है और अपने हिसाब से कर लिया है पर आपने ऑब्जेक्टिव अचीव किया है, इस बात को वो लोग सेलिब्रेट करते थे और इस चीज़ की बहुत तारीफ होती थी। तो ये देखिए कि जिस तरह का कमांड स्ट्रक्चर है और जैसा कल्चर है आपके मिलिट्री के अंदर, वो कितना इम्पैक्ट करता है कि आपकी ग्राउंड पे परफॉर्मेंस कैसी होगी। इसीलिए ना फ्रेंच कैंपेन के दौरान हाइंस गुडेरियन, रॉमल, इन लोगों ने अपनी सेलिब्रिटी वाली रेपुटेशन बना ली थी क्योंकि ये लगातार डैश कर रहे थे। इनफैक्ट कई बार तो अपने सुपीरियर कमांडर्स के ऑर्डर्स को डिफाई करते हुए, उनके ऑर्डर्स को ना मानते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी वजह से आर्मी ग्रुप ए ने इतना तेजी से आगे मूव किया। ऐसा नहीं था कि फ्रेंच लोगों ने कहीं पे भी काउंटर अटैक नहीं किया। उनमें से एक कमांडर थे, वही डे गॉल, जिन्होंने कहा था कि जर्मन्स इस तरह का कंबाइंड आर्म्स का एक अटैक कर सकते हैं, पर उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया गया था। तो इन्होंने अब 17 मई को आर्मी ग्रुप ए के सदर्न फ्लैंक पे एक जगह काउंटर अटैक करने की कोशिश की थी। ये लड़ाई माउंट कॉर्ने नाम की जगह पे हुई थी और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि ये काउंटर अटैक एक्चुअली कामयाब हो जाएगा और जर्मन्स की जो इतनी तेज़ी से उनकी स्पीड से आगे बढ़ते जा रहे हैं वो लोग, उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, शायद से उनको रुकना पड़ जाए। पर अल्टीमेटली ये काउंटर अटैक भी फेल हुआ क्योंकि डे गॉल के पास इनफ टैंक्स नहीं थे, उनके पास अपनी आर्टिलरी नहीं थी और अपनी इन्फेंट्री नहीं थी। और एक बार फिर से देखिए वही डिफरेंस है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जर्मन्स के पास अपने पैंजर डिविजन्स थे जिनके अंदर अपने टैंक्स होते थे, अपनी इन्फेंट्री और अपनी आर्टिलरी होती थी। इस तरह का सिस्टम फ्रेंच लोगों के पास नहीं था। तो उनके टैंक्स बस सपोर्टिंग रोल प्ले करते थे। अगर इंडिपेंडेंट होकर उनको कोई एक्शन करना है तो उस एक्शन में उनको आर्टिलरी और इन्फेंट्री अपनी नहीं मिलेगी। और यहाँ पे एक बार फिर से एडवांटेज जर्मन्स के पास था। इसीलिए डे गॉल का ये काउंटर अटैक फेल हुआ और सीधा आगे भागते हुए अल्टीमेटली जर्मन्स का ये एडवांस जाके नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट पे रुका। और आपको शायद से पता होगा कि 24 मई को जब वो डनकर्क पे बिल्कुल पहुंचने वाले थे, जब डनकर्क पे जर्मन्स ने ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस को एकदम घेर लिया था चारों तरफ से, तो 24 मई को उनको ऊपर से ऑर्डर आ गया कि पैंजर्स को रुकना है। और इस ऑर्डर के बारे में आज भी डिबेट्स होते हैं, आज भी इस पे लोग चर्चा करते हैं कि क्यों हिटलर ने अपने पैंजर्स को यहाँ पे रुकने का ऑर्डर दे दिया। अगर उनके पैंजर्स 24 मई को यहाँ नहीं रुकते तो डनकर्क पे जो फ्रेंच और ब्रिटिश फोर्सेस थी उनको भी ये कैप्चर कर लेते या तो डिस्ट्रॉय कर देते। पर क्योंकि हिटलर के पैंजर्स वहाँ पे रुक गए तो इसीलिए डनकर्क इवैक्यूएशन को कंप्लीट होने का
टाइम मिल गया। और उसके बाद तो ऑब्वियसली फिर जर्मन्स ने डंकर्क को भी कैप्चर किया, और ऐसा करते करते अल्टीमेटली आके 14 जून को जर्मन्स ने पेरिस के अंदर एंटर कर दिया। वही पेरिस जो फ्रांस की राजधानी थी, और वही पेरिस जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन्स नहीं जीत पाए थे। 14 जून को जब जर्मन्स अंदर घुसे, उसके पहले ही फ्रेंच गवर्नमेंट पेरिस से भाग गई थी, वो बोर्डो में शिफ्ट हो गए थे, और उन्होंने पेरिस को एक ओपन सिटी डिक्लेयर कर दिया था ताकि पेरिस के अंदर सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ ना हो, जर्मन्स यहाँ के जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ का सुंदर आर्किटेक्चर है, इसको छेड़छाड़ ना करें, डिस्ट्रॉय ना करें। तो पेरिस में ये लोग इजीली घुस गए, और उसके कुछ समय के बाद हिटलर आईफिल टावर के सामने आके उसने वो आइकॉनिक फोटो खिंचवाई थी। इसके कुछ ही दिनों के अंदर फ्रांस को एक नया लीडर चुनना पड़ा, और ये लीडर कौन था? उनका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हीरो, एक बहुत ही जाने माने आर्मी के जनरल फिलिप पेतौन, जिन्होंने फ्रांस के डिफेंस का, जिनको हीरो माना जाता है, उनको लीडर बनना पड़ा। और इन्होंने कह दिया अपनी आर्मी को कि भैया हमको आर्मिस्टिस की बात करनी पड़ेगी, लड़ाई को रोकना पड़ेगा। और अल्टीमेटली 22 जून 1940 को फ्रांस ने जर्मनी के साथ आर्मिस्टिस पे साइन कर दिया। फ्रांस को इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि उनकी कितनी बेइज्जती हुई है, हिटलर ने इस बात पे जोर डाला कि आर्मिस्टिस पे एग्जैक्टली उसी जगह पे, उसी रेलवे कैरिज के अंदर साइनिंग होगी जिस रेलवे कैरिज के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में जर्मनी ने साइन किया था फ्रांस के अगेंस्ट। इस तरह से फ्रांस का कैपिटुलेशन हो गया, और जर्मनी ने 6 हफ्तों के अंदर 10 मई 1940 को उनका इन्वेजन स्टार्ट हुआ था, और 14 जून को उन्होंने पेरिस के अंदर एंटर कर दिया। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए अपनी सारी रिसर्च इस किताब से की है। इसका नाम है ब्लिट्जक्रीग, इसको लिखा है लॉयड क्लार्क ने। और अगर आप ब्लिट्जक्रीग के टेक्निकलिटीज़ को समझना चाहते हैं, और फ्रांस के इन्वेजन में ब्लिट्जक्रीग की क्या भूमिका थी, इसके बारे में क्या क्या मिथ्स लोगों को है, कि लोगों को लगता है कि ब्लिट्जक्रीग बिल्कुल इनफैलिबल है, फेल ही नहीं हो सकता, उन सारी चीज़ों के बारे में इस किताब में बात की है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। फ्रांस का ये कैंपेन आज भी मिलिट्री कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली हैं। एक चीज़ मैं अक्सर अपनी वीडियोस के एंड में अपनी कोई राय देता हूँ, तो लोगों से भी सवाल पूछता हूँ, आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। तो मैंने एक सवाल अक्सर लोगों से पूछा है कि अगर आप उस फ्रेंच कमांडर की जगह पे होते, जनरल गैमलिन की जगह पे होते, और आपके पास पूरा फ्रीडम था कि जहां आपको अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय करना है आप कर सकते हैं, तो क्या आप आर्डेन फॉरेस्ट के पास अपनी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स को तैनात करते? क्योंकि आपको पता था कि यहीं पे आपकी मैजिनो लाइन सबसे कमज़ोर है, और शायद से यहाँ से अटैक आ सकता है। जब मैं सवाल पूछता हूँ लोगों से, तो मोस्ट लोग यही कहते हैं कि यस, वो आर्डेन फॉरेस्ट को रीइंफोर्स करते, और ऊपर का जो एरिया है जहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अटैक आया था, वहाँ पे वो फोर्स कम रखते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि फ्रांस से लेकर जर्मनी के बीच में जो बॉर्डर का पूरा लाइन था, उस पूरे बॉर्डर के अलॉन्ग वो अपनी पूरी फोर्स को तैनात करके रखते हैं। जब कोई बात कहता है तो हमेशा मेरे दिमाग में एक बात आती है, लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास अनगिनत सोल्जर्स हैं और बिल्कुल असीमित रिसोर्सेज हैं, पर ऐसा नहीं होता। आपके पास आर्मी की एक पर्टिकुलर संख्या होती है। मान लीजिए कि आपके आर्मी में, मान लीजिए कि 1 लाख फौजी हैं। अब आपको एक लंबा बॉर्डर डिफेंड करना है, मान लीजिए उस बॉर्डर की लेंथ है 1000 किलोमीटर। ऑब्वियसली उस बॉर्डर में कुछ कुछ जगह ऐसी होंगी जहां से आपको लगता है कि यहाँ से इन्वेजन आ सकता है, तो वहाँ पे आप ज़्यादा फोर्सेस को तैनात करेंगे। 1 लाख में से मान लीजिए आपने 30,000 उस एरिया में लगा दिए। फिर कहीं कहीं पे आपको लगता है कि यहाँ से आने का चांस कम है, तो वहाँ पे अपने कम रखें। ये आपका जजमेंट होता है कि आपको क्या लगता है कि कहां से अटैक आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। अब आर्डेन फॉरेस्ट को लेकर आज बहुत लोग कहते हैं कि आर्डेन फॉरेस्ट को इतना अनडिफेंडेड क्यों छोड़ दिया। अरे भाई, अनडिफेंडेड इसलिए छोड़ा क्योंकि ऐसा नहीं लगता था कि वहां से कोई मेजर अटैक आ सकता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, ऐसा नहीं था कि उस फॉरेस्ट को क्रॉस नहीं किया जा सकता, पर उस फॉरेस्ट को कोई क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो जितना समय लगेगा उतने समय में फ्रेंच फोर्सेस को आर्डेन फॉरेस्ट के बाहर रेडी किया जा सकता है उस अटैक को रोकने के लिए। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। जब आप कहते हैं कि हम आर्डेन फॉरेस्ट को पूरी तरह रीइंफोर्स कर देंगे, तो वो रीइंफोर्स करने के लिए फौजी आप लेके कहाँ से आएंगे? अपनी आर्मी जो कहीं और बॉर्डर पे डिप्लॉयड है वहां से निकाल के लेके आएंगे ना। अब मान लीजिए कि आपने वहां से निकाल के आर्डेन फॉरेस्ट के पास सारे फौजी को इकट्ठा कर दिया, ठीक है, अब आपने आर्डेन फॉरेस्ट को तो डिफेंड कर लिया, पर मान लीजिए कि जहां से आपने निकाला था अब वहां तो कम हो गई आपकी फौज की संख्या, वहां से इन्वेजन आ गया, तो फिर अगर वहां से इन्वेजन आता है और आप उसको रोक नहीं पाते, फिर आपको गालियां पड़ेंगी कि अरे आपने आर्डेन फॉरेस्ट के पास इतने लोगों को इकट्ठा कर दिया, वहां से कोई अटैक तो आ ही नहीं सकता था, आपको यहाँ इस रीजन में रखना चाहिए था।
तो कहने का मतलब ये है कि आज यहाँ बैठ के हमारे लिए बहुत आसान है फ्रेंच कमांडर्स को क्रिटिसाइज़ करना, ये कहना कि अरे आर्डेन फॉरेस्ट को उन्होंने खाली छोड़ दिया था। पर ये समझिए कि जब आप उस पोजीशन में होते हैं, और उतनी पुरानी बात नहीं है, आज के टाइम अगर आपको एक बड़े बॉर्डर को डिफेंड करना होता है तो आपको ये देखना होता है कि जितने रिसोर्सेज आपके पास हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपके पास 1 लाख फौजी हैं तो आप 1 लाख ऐसे ऐसे करेंगे और प्रकट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा ना। आपके पास लिमिटेड फौजी हैं और उन फौजियों को आपको पूरे देश के अंदर यूज करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि एक जगह पे बहुत सारे सोल्जर्स डालने हैं तो वहाँ बहुत डाल दोगे, यहाँ बहुत लगता है तो वहाँ डाल दोगे, नहीं, आपको बैलेंस करना होता है। और वही करने की कोशिश जनरल गैमलिन ने की। हालांकि उनका जो कैलकुलेशन था वो पूरी तरह गलत हो गया, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उनके इंटेंशंस गलत थे या वो पूरी तरह बुद्धू थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आज आपके सामने भी वो सिचुएशन होगी तो हो सकता है कि आपका कैलकुलेशन भी गलत हो जाए। इसीलिए जब भी हम ऐसे डिस्कशंस करते हैं तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी होती है कि आपको समझना है कि क्या कंडीशंस थी जिनके अंदर रह के जनरल ने ये फैसला लिया कि वो अपनी सारी फोर्स को ब्रेडा वेरिएंट ऐड करके नॉर्थ की तरफ भेजेंगे। उनको ऐसा क्यों लगा कि वहाँ से अटैक आ सकता है? उन्होंने आर्डेन फॉरेस्ट को इतना अनडिफेंडेड क्यों छोड़ा? ये कंडीशन समझने की कोशिश करनी है आपको, ताकि जब आप कभी प्लान बना रहे हो या कभी ऐसे डिस्कशंस कर रहे हो तो आप उस बात को समझ सकें, अप्रिशिएट कर सकें। अगला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की ताकत। जब 13 मई को एरियल बॉम्बार्डमेंट करना शुरू किया जर्मन प्लेन्स ने, तो उन्होंने फिजिकली फ्रेंच डिफेंसेस को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया था जितना साइकोलॉजिकली उन्होंने फ्रेंच सोल्जर्स के मोराल को तोड़ दिया। एक तो पहली चीज़, वहाँ पे 55 इन्फेंट्री डिवीजन के जो सोल्जर्स थे वो ऑलरेडी पुअरली ट्रेंड थे, रिलेटिवली सेकेंड रेट सोल्जर्स थे, तो उनका भागना फिर भी ज़्यादा लाइकली था कंपेयर टू वेटरन सोल्जर्स जिनको बहुत एक्सपीरियंस है। उसके ऊपर से जो प्लेन्स ये बॉम्ब गिरा रहे थे उसमें जंकर्स जू 85, जिसको स्टूका डाई बॉम्बर भी कहते हैं, उस बॉम्बर के अंदर एक डिवाइस लगी हुई थी जिसको जेरिको ट्रम्पेट कहते थे। जब बॉम्बर बहुत तेज़ी से नीचे आता था तो वो जेरिको ट्रम्पेट घूमता था और उससे वो आवाज़ निकलती थी सायरन जैसी, और उस आवाज़ से लोग इतना दहशत खाते थे कि उनको लगता था कि भाई अब तो मौत ही आ गई। उस आवाज़ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया फ्रेंच डिफेंडर्स को डराने में, उनके मन में वो भय पैदा करने के लिए कि वो यहाँ से बच नहीं सकते, और इसलिए सब अपनी पोजीशन को छोड़ के भाग गए। तो देखिए, अगर आपका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सही पड़ जाए तो बिना लड़ाई किए, बिना अपने टैंक्स को, बिना गन्स को यूज़ किए, आप सिर्फ डर पैदा करके अपने दुश्मन को कैसे उसकी डिफेंस को पूरी तरह डिसमेंटल कर सकते हैं। अब ये सुन के ऐसा लगता है कि अच्छा, आप हमेशा अपने प्लेन्स के अंदर वैसे जेरिको ट्रम्पेट लगा दें, ऐसी आवाज़ क्रिएट कर दें तो आपके सोल्जर्स हमेशा भाग जाएंगे। ऐसा नहीं था। 1940 के फ्रांस के इन्वेजन में ये चीज़ काम की, पर 41 और 42 में जर्मन्स ने खुद अपने स्टूका डाई बॉम्बर से जेरिको ट्रम्पेट को निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि जब प्लेन नीचे तेजी से जाता था तो उस जेरिको ट्रम्पेट की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता था, जिसकी वजह से उस प्लेन की डाइविंग स्पीड कम होती थी, और अगर स्पीड कम है तो वो काउंटर अटैक के प्रति बहुत वल्नरेबल हो जाएगा। तो ये देखा जा रहा था कि इस ट्रम्पेट की वजह से स्पीड कम हो रही है, जिसकी वजह से ज़्यादा ये डाइव बॉम्बर्स के ऊपर फायर आ रहा है। एक तो ये रीज़न था टेक्निकल। दूसरा रीज़न, जर्मन्स ने यह एहसास किया कि इस आवाज़ से उनके जिन पे वो अटैक कर रहे हैं वो रेडी हो जाते हैं, वो प्रिपेयर हो जाते हैं कि अटैक आने वाला है। तो अगर सोल्जर्स बाहर हैं तो ट्रेंच में जाएंगे, अपने आप को छुपा लेंगे, अगर कोई चीज़ बाहर है तो उसको जितना हो सकता है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से वार्निंग मिल जाती है डिफेंडर्स को, इसलिए भी ये ट्रम्पेट ठीक नहीं है। और तीसरी चीज़ ये देखा गया कि इतने समय से ये आवाज़ वो सुन रहे हैं डिफेंडर्स कि उनको इसकी अब आदत पड़ चुकी है, तो जो उसका इनिशियली इम्पैक्ट था 1940 के कैंपिंग के दौरान उतना इम्पैक्ट हो नहीं रहा। तो जर्मन्स ने खुद ही इस डिवाइस को अपने प्लेन्स में से निकाल दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं इस वीडियो में करना चाहता हूं, जब आज हम ब्लिट्जक्रीग की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई बिल्कुल नए तरीके की स्ट्रैटेजी थी जिसका कोई जवाब नहीं था सामने वालों के पास। ये कोई ऐसी स्ट्रैटेजी थी जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा ही नहीं था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज़ इस बात को याद रखिए, क्योंकि जर्मनी का जो ओरिजिनल अटैक प्लान था वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा उन्होंने एक्चुअली किया। जर्मनी का ओरिजिनल प्लान 1914 के श्लिफन प्लान से काफ़ी सिमिलर था, बहुत सारी चीज़ें उसमें सिमिलर थी। और ओरिजिनल प्लान जो जनरल हेल्डर ने बनाया था उसका इंटेंशन ये था कि जर्मनी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे संभाल संभाल के। वो तो ऐसा इत्तेफाक एक के बाद एक होता चला गया जिसकी वजह से जनरल मैनस्टाइन का प्लान एक्चुअली अप्रूव हो गया। इसीलिए ना ये बात कही जाती है कि जर्मनी ने ये जो फ्रांस का सक्सेसफुल इन्वेजन किया, ये ऐसा नहीं था कि उन्होंने यही प्लान किया था और वो बिल्कुल कामयाब हो गया।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो किस्मत की वजह से जर्मनी के फेवर में चली गई। सबसे पहली चीज़, जनरल मैनस्टाइन का ये जो प्लान था वो तो उनके ऑफिसर ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया था और वो फाइल में कहीं पड़ा हुआ था। वो टॉप तक पहुंचा ही इसलिए क्योंकि हिटलर का एक एडजुटेंट था जिसको वो प्लान दिख गया और उसको प्लान अच्छा लगा। फिर उसने अपने ऑफिसर के पास ना जाते हुए सीधे वो हिटलर के पास गया और कहा कि भाई ये प्लान अच्छा लग रहा है, इसके बारे में बात करते हैं, और मैनस्टाइन के साथ मीटिंग अरेंज करवाई। फिर हिटलर को जब वो प्लान पसंद आया तो उसने आगे इस प्लान को बढ़ाया कि अच्छा इस प्लान को भी सीरियसली देखा जाए। पर अभी भी ये प्लान फाइनलाइज नहीं हुआ था। ये प्लान तब फाइनलाइज हुआ जब वो मिशेलिन इंसिडेंट हुआ था 1940 का, जब एक जर्मन प्लेन जाके बेल्जियम में क्रैश हो गया था। अगर वो प्लेन क्रैश नहीं करता और जर्मन प्लानर्स को ऐसा नहीं लगता कि हमारा जो ओरिजिनल इन्वेजन प्लान है वो फ्रेंच लोगों ने कैप्चर कर लिया है, तो ओरिजिनल जर्मन प्लान चेंज ही नहीं किया जाता। ये सब कुछ चेंज हुआ, जनरल मैनस्टाइन का प्लान एक्चुअली यूज़ किया गया क्योंकि ये मिशेलिन इंसिडेंट हो गया था। तो आप देख रहे हैं कितनी सारी चीज़ें ऐसी हुई जो जर्मनी के फेवर में चली गई और अल्टीमेटली एक, आप कहते हैं ना कि किस्मत का साथ पूरी तरह जर्मनी के साथ था। इसीलिए जब इस कैंपेन को मिलिट्री हिस्टोरियंस एनालाइज करते हैं तो इसको स्ट्रैटेजी के साथ साथ एक ज़बरदस्त स्ट्रोक ऑफ लक में गिना जाता है। मुझे इस पॉइंट पे नेपोलियन का एक कोट याद आ रहा है। नेपोलियन ने एक बार कहा था कि आई वुड एनी डे प्रेफर अ लकी जनरल ओवर अ कॉम्पिटेंट वन। मतलब वो ये कह रहे थे कि उनके पास एक ऐसा जनरल है जिसको बहुत अच्छे से अपना काम आता है और एक ऐसा जनरल है जो बहुत लकी है, तो वो लकी जनरल को प्रेफर करेंगे क्योंकि लक वॉरफेयर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप जब ब्लिट्जक्रीग के बारे में सोचें तो ऐसा ना सोचें कि ये बिल्कुल इनफैलिबल टेक्निक है, फेल ही नहीं हो सकती। ये भी फेल हो सकती है और इनफैक्ट इसी वॉर में आगे जाके ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आए जब ब्लिट्जक्रीग फेल हुआ था। इनफैक्ट अगर आपको कोई एग्जाम्पल दिमाग में आता है जब ब्लिट्जक्रीग इस वॉर में आगे फेल हुआ या फिर किसी भी और वॉर में, सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं, जहां भी एक साइड ने तेजी से अटैक करके दुश्मन को डिसओरिएंट करने की कोशिश की और वो टेक्निक फेल हुई, अगर आपका कोई एग्जाम्पल पता है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपका एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर के अलावा कोई और एग्जाम्पल है तो ये और भी कमाल की बात होगी। और अगर आप ये बुक चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मिलिट्री की हिस्ट्री के एंथुसियास्ट लोगों को ये बुक बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सिर्फ तभी जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।